हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियों का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं एनिमेशन के साथ। तो चलिए बच्चों, वीडियो करते हैं शुरू। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, उसकी नगर नियोजन प्रणाली के बारे में, हड़प्पावासी किस तरीके से अपना जीवन निर्वहन किया करते थे, है ना बच्चों। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हड़प्पावासी जो होते थे वो कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल कैसे प्राप्त करते थे या कौन सी नीतियाँ अपनाया करते थे। तो पहला था बस्तियाँ स्थापित करना। अब बस्तियाँ स्थापित करने का मतलब क्या था बच्चों? हड़प्पावासी उन्हीं क्षेत्रों में बस्तियाँ स्थापित करते थे जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ से शंख आसानी से उपलब्ध होता था, वहीं लोग स्थापित करते थे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में शोतुगई, जहाँ अत्यंत कीमती माने जाने वाले जो नीले रंग के लारजोत पत्थर होते थे, मणि होता था, है ना, वो तो उन क्षेत्रों में लोग क्या करते थे, हड़प्पावासी क्या करते थे, अपनी बस्तियां स्थापित किया करते थे। तो ये पहली रणनीति थी। हड़प्पावासी की दूसरी रणनीति क्या थी कच्चा माल प्राप्त करने की? अभियान भेजना। जैसे कि अभियान भेजना कच्चा माल प्राप्त करने का एक अन्य तरीका था। जैसे कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए जाने जाते थे, तांबा यहाँ मिलता था बहुत ज्यादा। दक्षिण भारत में जैसे कि स्वर्णगिरी हो गए, यहाँ सोना मिलता था। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ जाते थे और इन लोगों से ये स्थानीय उत्पादों को ले लेते थे और इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित कर लेते थे, है ना, उनसे बातचीत कर लेते थे और उनसे कच्चा माल प्राप्त कर लिया करते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा का पश्चिमी एशिया से व्यापार, अर्थात हड़प्पावासी किस प्रकार से व्यापार किया करते थे। तो जैसे अगर हम बात करें कि ओमान से तांबा लाया जाता था, कैसे हमें पता चलता है? ओमानी तांबे और हड़प्पाई तांबे में निकल के अंश पाए गए हैं, जो ये सिद्ध करते ही कहीं ना कहीं हड़प्पावासी क्या करते थे, ओमान से व्यापार करते थे। दूसरा, ओमान स्थल से एक हड़प्पाई मर्तबान पाया गया, आपको चित्र में दिख रहा होगा, है ना। इस पर एक काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई है ना। हो सकता है शायद इसके अंदर लीकेज जो होता है वो या रिसाव को रोकने के लिए इस पर चढ़ाई गई थी ये परत, लेकिन ये पाई गई हड़प्पा की है, लेकिन ओमान में पाया गया है। तो इसे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पावासी ओमान से व्यापार करते होंगे। इसके साथ हड़प्पाई मोहरों पर मिला विभिन्न प्रकार के जो जहाजों के चित्र ये सिद्ध करते हैं कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा शब्द का हड़प्पा के लिए प्रयोग किया गया है। मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश और ये हड़प्पा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाट के बारे में कि बाट किस प्रकार के थे। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो सामान्यतः बाट जो होते थे वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये आमतौर पर किसी भी तरह के निशान रहित होते थे, मतलब इन पर किसी प्रकार का निशान नहीं होता था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों को या मनकों को तोलने के लिए किया जाता था और यहाँ तक कि यहाँ धातु से बने तराजू भी पाए गए हैं, जिसे हम पलटे कहते हैं। तो वहाँ ये भी चीजें पाई गई हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के शासकों के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर शासकों के बारे में हम बात करें तो ये बात साफ तौर पर हमें पता चल जाती है कि जैसे कि अगर बात करें मोहनजोदाड़ो में हमें मिला भवन, एक भवन मिला है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी है। प्रसाद एक संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा, एक पत्थर की मूर्ति मिली है, मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। कहीं ना कहीं ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। इसके साथ साथ इन यहाँ 3 तर्क दिए जाते हैं। पहला, कोई शासक नहीं, अर्थात कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा में कोई शासक नहीं था, सबकी सामाजिक स्थिति एक समान थी, ना कोई उच्च था ना कोई गरीब था, है ना, नीचा था। दूसरा, अलग अलग शासक, अर्थात कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए यहाँ एक कोई भी मतलब एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, यहाँ के खुद के अपने अलग अलग शासक थे। तो ये कुछ बातें सिद्ध करती हैं। तीसरा, एक और तर्क आता है एक शासक, अर्थात कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा में एक ही शासक था और ये सिद्ध भी होता है। समान आकार की ईंटों का प्रयोग, जल निकास प्रणाली, है ना। अगर हड़प्पा संबंधित अगर देखा जाए तो 800 से 900 स्थल हैं और सभी जगह एक जैसी जल निकास प्रणाली, समान आकार की ईंटों का प्रयोग, ये सिद्ध करता है कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में एक ही शासक था, है ना।
अब बात करेंगे आखिर हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण क्या थे, यानी इतनी बड़ी सभ्यता किस तरीके से समाप्त हो गई। तो देखो बच्चों, 1900 ईसा पूर्व के बाद बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आए थे, भौतिक सांस्कृतिक बदलाव। जैसे कि जो विशिष्ट वस्तुएं मैंने बता दी थी आप लोगों को, विशिष्ट पुरा वस्तुएं जैसे बाट, मोहरे, है ना, मनके, ये मिलना बिल्कुल समाप्त हो गया था। दूसरा, लेखन कला, लंबी दूरी का व्यापार, ये शिल्प कला पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तीसरा बदलाव क्या हुआ, आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हो गया, मतलब घर वर बनना जैसी है ना, घर वर बनना बंद हो गया था। चौथा क्या बदलाव है, सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण भी बंद हो गया था। जो बड़े बड़े मतलब राजाओं के जो नगर थे, है ना, वो भी चीजें बननी पूरी तरीके से बंद हो गई थी, है ना। अब मेन कारण के बारे में बात करते, इस सभ्यता का अंत का कारण क्या था। पहला कारण था जलवायु परिवर्तन। ठीक है, हो सकता है वहां कोई ना कोई ऐसी जलवायु परिवर्तन हुआ हो, है ना, कोई ठंडी आ गई हो, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई, जिसके कारण सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा, वनों की अत्यधिक कटाई, अर्थात वहां के लोगों ने क्या किया होगा कि जलाने की लकड़ियों के लिए क्या किया होगा, वृक्षों की कटाई कर दी होगी, है ना, पेड़ों को ज्यादा काट दिया होगा, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन आया, ये सभ्यता नष्ट हो गई। अत्यधिक बाढ़, बार बार बाढ़ आने के कारण, क्योंकि सिंधु नदी तो वहां प्रवाहित होती थी, तो इसके कारण ये सभ्यता हो सकती है नष्ट हो गई हो। नेक्स्ट, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, है ना, इसके साथ साथ भूमि का अत्यधिक प्रयोग। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का। ये सभी कारण थे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, अंत हो गया। अब बात करेंगे बच्चों कनिंगम का भ्रम। कनिंगम, तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम। अब इनका भ्रम क्या था, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को गंगा घाटी सभ्यता समझ लिया था। इन्हें अन्य लोगों की तरह लगता कि भारत में ज्यादातर सभ्यताओं का विकास गंगा नदी के किनारे हुआ है, तो इस सभ्यता का विकास भी गंगा नदी के किनारे ही हुआ होगा, है ना। और जैसे कि एक अंग्रेज द्वारा इन्हें एक हड़प्पाई मोहर दी गई थी, है ना, और उस मोहर को इन्होंने एक ऐसे समय काल से निर्धारित करने की कोशिश की जिसके बारे में नहीं जानते थे। इसके साथ इनकी आरंभिक जो जानकारियां थी चीनी तीर्थ यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों पर निर्भर थी। और इन्हीं सभी कारणों के कारण क्या हुआ था, कनिंगम जो थे वो भारतीय इतिहास को समझने में चूक गए, और इसे ही कनिंगम का भ्रम कहा जाता है। दूसरा, R.M. व्हीलर की विचारधारा। एक और ये कौन थी, ये भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम टीले के स्तर विन्यास की जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम इस सभ्यता के बारे में बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मतलब इनका मानना ये था कि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को ऊपरी तरीके से समझा था, है ना, बहुत ज्यादा डीप नहीं समझा। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के में किस धर्म की पूजा होती थी। तो देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के जानवरों की पूजा किया करते थे, ठीक है ना। ये इसके साथ साथ एक मोहर पाई गई है जिस पर एक आपको दिख रहा होगा सामने एक पुरुष है और उनको आसपास से जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है। इसको आद्य देव या पशुपति की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ हड़प्पा वासी क्या करते, प्रकृति की भी पूजा किया करते थे, है ना, प्रकृति की पूजा करते थे। इसके साथ साथ मातृ देवी की पूजा किया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। एक पॉइंट और भूल गया था बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको जॉन मार्शल के बारे में। तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल थे और ये अपने कार्यों का अनुभव यूनान तथा क्रीट से लेकर आए थे और अपने अनुभव के आधार पर 1924 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की थी। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, धन्यवाद।